मैं सोनी शुक्ला आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और कुछ आप सबके समक्ष विचार रखना चाहती हूं। प्लीज आप सब लोग मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ें ताकि हम आप सबके समक्ष अपने विचार रख सकें। और हमें लोगों को आज सोचने की बात है और हमें लोगों को सोचना भी चाहिए। अति आवश्यक हो गया है सोचना। मैं सोनी शुक्ला आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। अधिक से अधिक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और मुझे रिप्लाई में उत्तर भी दें कि इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सरकार से हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए एकजुट होकर। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ब्राह्मण नेता तो कुर्सियों पर बैठे हैं, ब्राह्मण अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई एक जवाब नहीं देने वाला है, उठाने वाला नहीं है। ये हमारे समाज के लिए सोचने की बात है। और हमारे समाज की बात क्यों, सर्व समाज हिताय की बात करिए ना, क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जहां अपने अधिकार और अपने हक की बात होती है तो उसको बोलना चाहिए, लेकिन बोलते नहीं है लोग। एक दुर्भाग्य की बात है। आज मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरा से, लखनऊ से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और आज मैं ऐसे बड़े नेता पर तीखा वार करना चाहती हूं जिनके लिए किसी ने आज तक कहा नहीं, कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे नेता का मैं नाम लेना चाहती हूं। ऐसे नेता को अवगत कराना चाहती हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं, लेकिन आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। आप अपने राष्ट्र हित और देश हित की बात कीजिए, अपने अधिकार की बात कीजिए। इन मुद्दों पर आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। क्या फायदा है नेता प्रतिपक्ष बनने से आपको। आदरणीय माता प्रशांत पांडे जी को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हीं के ऊपर मैं आज तीखा वार करती हूँ। सुनिए क्या। बनारस आप सभी लोग जान रहे हैं और बनारस में जो चल रहा है वो दुखद है। उस पर हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, हम लोगों को अपने विचार रखने चाहिए। सरकार की कहीं कोई नीति गलत है, उस पर हम लोग जब आवाज उठाएंगे तो कहते हैं ना कि जनता का मत बहुत जरूरी होता है। और जनता जब बात अपनी रखती है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है, सरकार वो चाहे किसी की भी हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हमारे ब्राह्मण के बड़े नेता हैं, लेकिन सदन में बैठे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये कष्ट की बात है। सुनिए क्या है आज का विषय हमारा जो है। बनारस में हो रहा हिंदू मंदिरों का ध्वस्तीकरण। बनारस में हो रहा मंदिरों का ध्वस्तीकरण सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं, यह पूरी भारतीय सभ्यता पर हमला है। और हम आप शांत बैठे हैं, ये भी गलत बात है। हम सबको एकजुट होकर, चाहे किसी भी पार्टी में आप रहें, चाहे बीजेपी में रहें, चाहे अन्य दलों में रहें, दल अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए अगर कहीं दुख पहुंचता है, हमारे समाज में अगर कहीं दुख होता है, दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय हैं, हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित की आवाज उठानी चाहिए, राष्ट्र हित के लिए बोलना चाहिए। और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगी कि मैं सभी ब्राह्मण साथियों के लिए ही अपील करती हूं और ब्राह्मण भाइयों से ये बात कहना चाहूंगी कि आपने हजारों संगठन, प्रति घर में ब्राह्मणों के संगठन बने हुए हैं। मैं उन सब ब्राह्मण भाइयों से ये बात कहना चाहूंगी कि आप लोग एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं, या आप खाली एक दूसरे का बस बुराई करने के लिए बने हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए बने हैं। इससे हमारा पतन हो रहा है, ये भी दुर्भाग्य की बात है और इस पे आप लोग कोई बोल नहीं रहे हैं। ये कष्टदेय है,
बेशक मेरी बात बुरी लगे, मेरे साथ काफी लोग हमारे ब्राह्मण साथी जुड़े हुए हैं, मैं अगर मेरी भाषा अगर गलत लग रही हो, मुझे कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, मैं उनसे पूछूंगी और प्रश्न करूंगी क्या भाई या ठीक है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो बताइए। चलिए पहले तो मैं इसी विषय पे बात करती हूँ, फिर मैं ब्राह्मणों पर बात करूंगी। हमारा विषय है बनारस, पहले मैं इस पे बात करती हूँ। सुनिए, बनारस जो हमारा है वो हमारा पूरी भारतीय सभ्यता पर हमला है। आज जो वहां बनारस में घटनाएं घटित हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस पे कोई हमारे ब्राह्मण नेता नहीं बोल रहे। हमारे ब्राह्मण नेता की बात छोड़िए, कोई भी समाज के लोग नहीं बोल रहे। सबसे पहले जनता का अधिकार है। सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार जनता का है और हम आम जनमानस से हैं। ऐसा नहीं है अगर सरकार गलत करेगी, अगर हम लोग एकजुट होकर अगर आवाज उठाओगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इतनी हम लोगों के अंदर क्षमता है। सत्ता हर 5 साल बाद परिवर्तन होती है। अगर जिस कुर्सी पर हम राजनेताओं को बैठा सकते हो तो उनको धूल भी चटाने का कार्य कर सकते हो। ये हम लोगों में शक्ति है। उस शक्ति को आप सब लोग पहचानिए। क्यों नहीं पहचान रहे? नहीं पहचान रहे। उन सबको मैं जगाने का काम कर रही हूं, घर घर अलग जगाने का काम कर रही हूं। मैं जनहित पे कार्य कर रही हूं। जनहित पे यही कार्य मेरा है कि पहले हमारे जो सोए हुए साथी हैं उनको मैं जगाने का काम करूं और जगा रही हूं। सुनिए, बनारस में हो रहा हिंदू मंदिरों का ध्वस्तीकरण सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये पूरी भारतीय सभ्यता पर हमला है। हर जगह आधुनिकीकरण जरूरी नहीं होता है। हर जगह मान लो ठीक है, आधुनिकीकरण आप कीजिए, इसके हम विपक्ष में नहीं है, पक्षधर हैं, लेकिन हर जगह आधुनिकीकरण अच्छा नहीं होता है। घाटों, परंपराओं और स्मृतियों के शहर जीवित हैं, उसे विकास से नाम से मिटाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है भाई। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, जो हमारे शहर जीवित हैं, जो घाट हैं बने हुए, उन सबको अगर मिटाया जाएगा तो ये बड़ा कष्टदेय बात है। मेरे हिसाब से ये गलत है। इसका आधुनिकीकरण आप कीजिए, सौंदर्यीकरण कीजिए, लेकिन उसको ध्वस्तीकरण मत कीजिए। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करती हूँ। वाराणसी ऐसा ही शहर है, यहाँ कोई नक्शे का शहर नहीं है। वाराणसी जो है ये नक्शे का शहर नहीं है, यहाँ सभ्यता और परंपराओं का शहर है। हमारी भारतीय संस्कृति का शहर है, हमारे इतिहास का शहर है। ऐसी हमारी वाराणसी काशी है। भारत की आत्मा है, हमारे भारत की आत्मा है। और ऐसे शहर के जगहों को मिटाने का जो कार्य कर रही है, जो मशीनें मिटा रही हैं, जो मशीनें चल रही हैं, ये ध्वस्तीकरण जो चल रहा है, इसका मैं खुलकर विरोध करती हूँ। इन आत्मा है, आज उसी आत्मा को मशीनों से कुचला जा रहा है। सोचिए, जो हमारा इतिहास है, हमारा सौंदर्यीकरण है, हमारा मतलब सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उस धरोहर को कुचला जा रहा है। सोचिए कितनी दुखद बात है। और इस पर सबसे बड़ी दुखद बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कान में रुई लगाए बैठे हैं। शर्म की बात है। मैं उनको समझाना चाह रही हूँ, मेरे आदरणीय हैं, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने से बड़ों को कुछ असभ्य नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष बोल नहीं सकते तो आप कुर्सी पर बैठने भी लायक नहीं है। समाज हित में बात नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं उठा रहे, तो आप नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं है। जो सदन में बात करे, जो अपनी बात उठा सके, राजनीति में ऐसे नेताओं को भेजने का कार्य कीजिए। हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन कीजिए और सोच विचार कर नेताओं का चुनाव कीजिए। ऐसी मैं अपील करती हूँ। दूसरी बात, माता प्रसाद पांडे जी ने, आप इस समय उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े नेता हो, आप किस नेता के लिए बात कर रहे हो? किस ब्राह्मण समाज के लिए आपने आवाज उठाई? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इतने आप सबसे बड़े नेता ब्राह्मण समाज में हमारे उत्तर प्रदेश से माता प्रसाद पांडे जी हैं। किसी ब्राह्मण समाज के लिए कोई टिप्पणी की हो माता प्रसाद पांडे जी ने, मुझे अवगत कराएं। आप कमेंट में बताइए मुझे। हो सकता है हमारे संज्ञान में ना हो। हमें तो ये लगता है जितना अभी हमारे
यहाँ इतना बड़ा हो गया, आरक्षण की बात हुई, ये सब की बात हुई। अनिल मिश्रा जी इतने बुजुर्ग होकर मैं उनको सम्मान करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि ऐसे अभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, हमारी धरती पर अभी भी वीर जिंदा है, जीवित है, धरा पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। ऐसे आदरणीय अनिल मिश्रा जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि वो कम से कम अपने कुछ नेता नहीं होते हुए, एक वकील होते हुए उन्होंने अपनी आवाज उठाई, एक जनता से निकलकर वो निकले और उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया और अपने जनता के लिए आवाज उठाने का काम किया, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने का कार्य किया कि हमारे आने वाले बच्चों को क्या जवाब दोगे, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे, उसके लिए उन्होंने कार्य किया। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे माता प्रसाद पांडे जी अभी तक एक शब्द नहीं बोले। ये बहुत ही दुखद बात है, ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे, ये भी कष्टदायक बात है। मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से भी निवेदन करूंगी कि अपने ब्राह्मण समाज के लिए आप आवाज उठाने का भी कार्य करें। जहां न्याय की बात हो वहां अपनी आवाज उठाइए। आपके साथ पूरा ब्राह्मण समाज है और आवाज नहीं उठाएंगे कोई ब्राह्मण समाज आपके साथ नहीं रहेगा। यह चुनाव या सत्ता का सवाल नहीं है, यहाँ चुनाव और सत्ता का सवाल नहीं है, यह तय करने का सवाल है कि भारत अपनी जड़ों के साथ जिएगा या उन्हें काटा जाएगा। भाई उनकी जड़ें मजबूत रहेंगी तब उसके साथ हम लोग जियोगे, या हमारी जड़ों को ही काट दोगे उसके साथ जियोगे। ये तो हमारा मुद्दा है बनारस का। इस पर आप लोग कुछ लिखे, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज इस पे हमें प्रोत्साहन दे, सपोर्ट करें और ऐसा सपोर्ट करें कि सरकारों तक पहुंचे और पहुंच के उनके कुछ हो सकता समझ में आ जाए कि जनता एकजुट हो रही है। दूसरा विषय हमारा है, सुनिए, एक विचारणीय प्रश्न है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या है? अब तो हद हो गई। ऐसे नेताओं को मैं क्या कहूं और ऐसे अधिकारियों को मैं क्या कहूं जिन्होंने ये फरमान जारी कर दिया है। क्या बताएं भाई, मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि 40% वाले डॉक्टर बन जाएंगे। वाह क्या बात है। तो मैं उन नेताओं और उन अफसरों से पूछना चाहती हूँ कि इलाज आप पहले कराएंगे, उनसे ऑपरेशन कराएंगे जो 40 नंबर पाने वाले डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खेल खेला जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, इसका मैं विरोध करती हूँ। सुनिए, अब तो हद ही हो गई है। 0 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन होगा और जो 78% नंबर लाएंगे उनको नहीं होगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 0 वाले डॉक्टर बन जाएंगे। वाह वाह वाह। अब तो बहुत ही शर्म की बात हो गई, हद हो गई। क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे हम लोगों को, ये दुर्भाग्य की बात है। अरे जागो भाइयों, साथियों, जागो बहनों, जागो। अरे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपने घर से बैठ के आवाज उठाओ। आप सभी लोग आवाज उठा सकते हो, एकजुट होकर आवाज उठाइए। सोनी शुक्ला की आवाज उठाने से सोनी शुक्ला हाईलाइट होने के लिए नहीं कर रही है। सोनी शुक्ला सिर्फ अपने विचार और अपनी बात रख रही है। आप सभी सोशल मीडिया से लाइव आइए और अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए। प्रति व्यक्ति जिस दिन अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठा देगा ना, उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। सुनिए, बहुत ही शर्म की बात है। दलित 0 पर थे तो 78 सालों से उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। ये तो अच्छी बात है, मान लो उठाने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये इतने उठाए गए कि 0 से 40 पर पहुंच गए और 40 नंबर वाले डॉक्टर बन गए। वाह वाह वाह। कितना उत्थान हुआ है ये समझने की बात है। समझिए आप लोग, कितना उत्थान हुआ है हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे वो नेता, वो हमारे राजनेता, हमारे अधिकारीगण क्या बात कर रहे हैं, कैसे कैसे डॉक्टर बनाकर भेजेंगे। अब क्या बात है, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं बने। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे डॉक्टरों से तो मैं तो भैया इलाज नहीं कराऊंगी। मुझे मरना थोड़ी ना है, अभी मुझे बहुत दिन जीना है। और अगर आप लोगों को भी जीना है तो एकजुट होकर आवाज उठाइए सोशल मीडिया से। अपनी आवाज को इतना तेज करिए जो सरकार को झुकना पड़ जाए। ये मैं आप सबको समझाना चाह रही हूँ।
दूसरी बात, दो बहुत बड़ी बातें उल्लेखनीय हैं, मैं बता रही हूं क्या क्या है, मैंने क्या क्या बातें सोची हैं, क्या क्या मैं लिख रही हूं, सुनिए। परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या है, मैं उन नेताओं से कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है, उन अधिकारियों से कहना चाह रही हूँ, भैया परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या है, आप जाति प्रमाण पत्र देकर सीधे उनका सिलेक्शन कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो सिलेक्शन, क्या जरूरत है आपको परीक्षा लेने की, परीक्षा भी समाप्त कर दीजिए। मैं तो ये कहूंगी इस पे विचार कीजिए आप सब लोग, क्या परीक्षाएं होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा है कि परीक्षाएं हो, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र देकर बस सिलेक्शन कीजिए, अच्छी बात है। जब कहते हैं ना कि हम तो डूबे डूबे सनम लेके डूबेंगे, अरे तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, सबको क्यों डुबाने का कार्य कर रहे हो? या तो भैया सब लोग डूबो, आवाज मत उठाओ, और नहीं तो मैं सभी जितने भी फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं, जितने मैं लाइव हूँ, काफी लोग मुझे देख रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी दर्शकों से ये पूछना चाह रही हूँ कि अपनी सच्चाई लिखिएगा मेरे पेटल पे, जो सच हो बात उसको लिखिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने संस्कृत के लिए लड़िए, अपने विचारधारा के लिए लड़िए। हिंदू तो हम सब हैं, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। दुर्भाग्य की बात है, हमारी गीता रामायण हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है। क्या चल रहा है ये हमारे राजनीति में, दुर्भाग्य की बात है। ये सब विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार कीजिए। क्या ऐसे डॉक्टरों से इस नियम को बनाने वाले भी अपना इलाज करवाएंगे? मैं उन सब अधिकारी और नेताओं से ये प्रश्न करती हूँ। चलिए, आपने ये तो कर दिया है कि 40 पर पहुंच गए हैं, जो 40 नंबर वाले डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है। लेकिन मैं सभी से ये प्रश्न करती हूँ, क्या आप इलाज करवाएंगे, अपना ऑपरेशन करवाएंगे? नहीं, बताइए मुझे, सभी लोग कमेंट में बताइए, क्या ये लोग इलाज करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? ऑपरेशन कराएंगे या सिर्फ उन्हीं लोगों का ऑपरेशन होगा जिनके टैक्स के पैसे से डॉक्टरों की सैलरी दी जाती है? आप लोग मुझे बताओ ना, कमेंट करके इस चीज को बताओ कि वही लोग देंगे ये जिनके टैक्स से डॉक्टरों को फीस दी जाती है? सच्चाई क्या है, सच्चाई आप लोग बताइए। राजनीति में जरा भी नैतिकता बची ही नहीं है, शर्म नहीं रह गई, हमारे राजनेताओं को शर्म नहीं रह गई। फरमान जारी कर देंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे। जैसे एक अभी फरमान थोड़ी दिन पहले जारी हुआ था कि घर घर सिंदूर भेजेंगे। अरे भैया, सिंदूर पे तो पति का अधिकार होता है, वो भी अधिकार आप छीन लेंगे। इसका विरोध मैं करती हूँ। बेशक हमारे साथ, हम ये नहीं कह रहे मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो उनकी नीतियां हैं, उनकी नीतियों का विरोध करती हूँ। जो नीतियां गलत हैं तो गलत है, उनमें सुधार करे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। नैतिकता बची ही नहीं तो इस पर विचार अवश्य किया जाए कि टैक्स पेयर सिर्फ मरने के लिए है, और उनके पैसे से नियम बनाने के वाले ऐसा करेंगे। ये कब तक चलेगा? शक्ति सबसे ऊपर है भाई, मरने वालों के लिए अगर टैक्स फ्री है तो ठीक है। हमें कुलदीप शर्मा जी ने कुछ लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ लिखा है, अनपढ़ सरकारी पढ़े लिखे प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर होंगे, का इलाज प्राइवेट में होगा। तो प्राइवेट वाले सबसे ज्यादा लुटेरे हैं भैया। कुलदीप शर्मा जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो फिर हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल क्या जरूरत है बनने की, बताइए? तो सब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या मतलब है, आप बताइए? तो हमारी सरकारें अगर सब प्राइवेट कर देंगी तो हम लोग क्या करोगे? इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते हो? हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है। अगर भाई अभी जैसे विद्यालयों वाला चला था, जब हमारे सरकारी विद्यालय में क्या पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे? क्या पहले IAS PCS नहीं बनते थे? बताइए आप लोग, इस पर विचार कीजिए।
पहले भी आईएएस पीसीएस लोग बनते थे, सरकारी विद्यालय अच्छे थे, लेकिन जब से प्राइवेट विद्यालय हो गए, मैं तो सभी प्राइवेट विद्यालयों का बहिष्कार करती हूँ। तब से हमारे बच्चे पता क्या है, संस्कार विहीन हो गए हैं। पहले हम लोग खुद ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो वहां संस्कार सिखाए जाते थे, वहां वंदना की जाती थी, सरस्वती वंदना की जाती थी, लोगों को संगीत में बैठा के शिक्षा ग्रहण की जाती थी, दी जाती थी बच्चों को। मम्मी पापा को सुबह चरण स्पर्श का बताया जाता। अब तो क्या है, अरे भैया सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, हाय, ये सब क्या है भाई। आज के हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृत भूल चुके हैं, संस्कार भूल चुके हैं, संस्कार विहीन शिक्षा हो चुकी है। अंग्रेज तो हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। इस पर आवाज कोई नहीं उठाएगा। कैसे गुलाम है बताइए। आजकल हमारी हिंदी भाषा को, हमारी जो हिंदी भाषा मातृभाषा है, उसको बढ़ाने का कार्य कोई नहीं कर रहा है। ना हिंदी पढ़ाना कोई सही से जानता है, समझता है। बच्चे इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। भैया जब इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ेंगे तो हिंदी, और हिंदी में जब होगा कुछ तो कोई नहीं जानेगा। आप ये बताइए, सभी के जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अपना जो उनका ग्रंथ है वो अपने विद्यालयों में, मदरसों में पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ हिंदू क्या अपनी गीता रामायण का सिलेक्शन सिलेबस क्या विद्यालयों में नहीं चलना चाहिए? किसी ने कहा नहीं। हमारे बच्चों को ना गीता का ज्ञान है, ना संस्कृत का ज्ञान है। हाँ, हमारे लोगों के पहले जमाने में कुछ संस्कृत हम लोग पढ़ते थे, पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के बच्चे संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं। किसी भी बच्चे को, अच्छे से अच्छे विद्यालय से बच्चे को आप खड़ा कर लीजिए और उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं रह गया। वो हाय बाय और उसमें पड़ गए और माता पिता के चरण स्पर्श बंधन करना भूल गए, संस्कार विहीन हो गए। कितना समझाओगे, नहीं समझते। जब हमारे सरकारी विद्यालय समाप्त हो गए, बच्चे प्राइवेट में चले गए, भाई भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? देखिए, सरकार हमारी जो है वो अगर अफसरों पर लगाम कस दे तो हमें लग रहा है सब व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन अफसरों पे लगाम नहीं कसेगी सरकार। सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे अधिक से अधिक। सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना चाहेंगे। प्राइवेट में क्या है हमें बताइए। अगर प्राइवेट विद्यालय वाले अगर चाहे ना तो वो अपना नाई भी बैठा दें कि बाल भी उन्हीं के ब्रांड का कटना चाहिए जिस विद्यालय का नाम हो। ये दुर्भाग्य की बात है। दुगनी फीस देनी पड़ रही है। सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे बच्चे ही नहीं, भाई ठीक है, हम कह रहे हैं उनके लिए जो सरकारी विद्यालय के टीचर हैं उनका सिलेक्शन इतनी मेहनत से होता है, लेकिन वहां बच्चे सैलरी तो उनको बहुत दी जाती है, लेकिन टीचर जो है वो सही से पढ़ाएं किसको? जब वहां की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, जो प्राइवेट में सुविधाएं हैं, क्या वो व्यवस्थाएं अगर सरकारी विद्यालयों में सरकार कर दे तो मुझे लगता है क्या हर विद्यालय में बच्चे सरकारी नहीं पढ़े? बहुत से ऐसे गरीब हैं जो विद्यालय में अपना नहीं प्राइवेट में भेज पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की इतनी चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है कि वो किसी को दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है बताएं? अधिक से अधिक जो विद्यालय हैं वो नेताओं के हैं, सांसद विधायकों के हैं, लेकिन जितने भी सांसद विधायक हैं, किसी एक सांसद विधायक का मुझे आप लोग नाम बताइए कमेंट करके जिसने किसी कल कारखाने का उद्घाटन किया हो, जो लोगों को रोजगार मिल गया हो। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, खासकर सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जब 40 वाले डॉक्टर बन जाएंगे तो सामान्य वर्ग वाले बच्चे क्या करेंगे? वो तो बूढ़े हो जाएंगे। पुलिस की भर्ती अभी निकली थी, आपने देखा था, मैंने नहीं बनाया था वीडियो उस पर, कई लोगों ने बनाया, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, आज मुझे याद आ गया, मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। आप ये बताइए,
सामान्य वर्ग का 22 साल का लड़का बूढ़ा हो जाएगा। ये कौन से अधिकारी ये सब प्रस्ताव को पारित करते हैं? उन अधिकारियों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग, हमें लग रहा है कम पढ़े लिखे हो क्या जो अधिकारी बन गए हो? वही बात है, कम पढ़े लिखे हो तभी अधिकारी बन गए हो। जो मन होता है वो बस आपने प्रस्ताव पारित कर दिया। अभी तक क्या था, इससे पहले क्या था कि हमने जो देखा है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक लोग नौकरियां पाते थे, तैयारियां करते थे। अब कहीं 40 नहीं रह गया है, किसी में 22 साल कर दिया तो किसी में 35 साल कर दिया। अब बताइए, जब 22 साल में अगर युवा बूढ़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? पढ़ के क्या करे? ये अनपढ़ बनाना चाह रही है सरकार। इसलिए जागो साथियों, अपने अधिकार के लिए जागो, लड़ो। मैं किसी सरकार का विपक्ष नहीं, पक्ष नहीं कर रही हूं, ना बुराई कर रही हूं उनकी, लेकिन मैं पक्षधर भी नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि जो सच्चाई है, सच के साथ हूं। अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए, अपने हित के लिए लड़िए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, अब आइए ब्राह्मण संगठन की मैं बात करती हूँ। अपने भारत में हजारों ब्राह्मण संगठन खुले हुए हैं, ठाकुर समाज के संगठन खुले हुए हैं, सभी संगठन खुले हुए हैं। मैं सवर्ण, विशेषकर मैं सवर्ण समाज की बात करती हूँ। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की धरा की मैं बात करती हूँ, वो अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, इस पर बात करते हैं और फिर लोग बिक्री करने का काम करते हैं। ऐसे संगठनों से आप लोग सावधान रहिए। उन संगठनों का मैं विरोध करती हूं। फिर तो आप सिर्फ राष्ट्र हित की बात कीजिए, जनहित की बात कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, आप संघर्ष कीजिए। लेकिन उन ब्राह्मण संगठनों से मैं ये बात कहना चाहती हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हो? या तो आप एक मंच पर आइए सब लोग, और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी ब्राह्मण समाज के संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैं एक चेतावनी देती हूं कि अगर दम है तो एक बड़ा संगठन, एक प्रोग्राम करिए और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश की धरा पर बने हैं, एकजुट होइए और उनकी एक मीटिंग रखिए और मीटिंग रखकर अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए आप लोग, और एक नेता चुन लीजिए, उसमें से एक ब्राह्मण नेता जो आप अपने अधिकार के लिए बात कर सके, अपने हक की बात कर सके। ऐसे एक पटल पर सब समर्पित हो जाइए एक साथ अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। एक ब्राह्मण जा रहा दिल्ली, तो एक जा रहा बनारस, तो एक जा रहा मुरादाबाद, तो एक जा रहा लखनऊ, एक जा रहा है कहीं और, एक कहीं और, कहीं और। हजारों संगठन घर घर बन गए हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ शोषण कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों से सावधान होइए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। या तो सब लोग एक आवाज उठाइए, एकजुट होइए कि एक ब्राह्मण को अपना लीडर समझकर सबके साथ सहयोग में जुट जाइए, एकजुट होइए। तब तो मैं समझूंगी कि आप एकजुटता की बात करते हैं, नहीं तो सब बस अपनी अपनी बात करते हैं। जिस दिन आप समय तय कर लीजिए, जितने भी संगठन हैं, एक ब्राह्मण संगठन जितने भी खोले हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन है, सभी को पता है जो काम कर रहे हैं वो मेढक की तरह 12 बरस तो कुएं में रहेंगे, और जब बारिश आएगी ना तब बस एकदम उछल कूद मचाने लगेंगे वो ब्राह्मण संगठन बनाए। ये मेरा ब्राह्मण लखनऊ परिवार है, ये मेरा ब्राह्मण समाज परिवार है, ये मेरा ब्राह्मण उत्थान परिवार है, ये मेरा ब्राह्मण इनका परिवार है, ये ब्राह्मण वो परिवार है, ये सवर्ण समाज है, ये कौन सा मंच है, सवर्ण समाज एकता मंच। अरे सवर्ण समाज एकता मंच की आप बात करते हैं, सवर्ण समाज की बात करते हैं, तो किसी भी सवर्ण समाज के जो भी संगठन जितने भी चला रहे हैं, जिसमें जो एक
आदरणीय हो, बड़ा हो, जो न्याय की बात करता हो, हित की बात करता हो, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाकर एकजुट होकर एक मंच पर लाने का काम करे। और नहीं तो आपने कहावत सुनी है कि कुत्ता हाथ, क्या कौन सी कहावत है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, वो कहावत सही है कि ब्राह्मण कुत्ता हाथी ये जात के कभी साथी नहीं हो सकते हैं, श्रापित हैं, ये सुधरने वाले नहीं है। जब तक इनकी नस्लें नहीं बर्बाद हो जाएंगी तब तक ब्राह्मण जागेगा नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। और अभी देखो और क्या क्या दिन देखने पड़े हम सबको। तो मैं सभी ब्राह्मण साथियों से यही कहूंगी कि एकजुट होने का कार्य कीजिए। सरकार गिराने का भी आप काम कर सकते हो, सरकार उठाने का भी कार्य कर सकते हैं। हर समाज हर वर्ग को लेकर भी चल सकते हैं, और जो जिसका अधिकार है समान अधिकार दे दीजिए, कराइए। क्यों नहीं कराते, क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? आपके साथ सबल समाज भी रहेगा, सब नारी शक्तियां भी रहेंगी, सब रहेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, ये कोई जुड़ ही नहीं रहा है, अपनी अपनी गा रहे हैं, अपनी अपनी वो कर रहे हैं। देखना अभी कितना जहां चुनाव आएगा, अरे ये ब्राह्मण संगठन मेरा, वो ब्राह्मण संगठन है, ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। और अगर उनका जमीनी स्तर पे देखो तो जीरो है, कुछ नहीं है। एक राजनीतिक दल वाले मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैंने उनसे पूछा, आपने राजनीतिक दल बनाया, अच्छी बात है, क्या आप सबको एक मंच पर इकट्ठा कर सकते हैं? जितने भी राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन कराए हुए लोग हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भाई एकजुट होकर लड़ाई लड़िए ना, अलग अलग बटोगे कटोगे। थोड़ा कड़वा है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को बुरा लग रहा हो, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण श्रापित है। और अगर ना कोई कर पाए तो सोनी शुक्ला के साथ जुड़िए, मैं आगे घंटी बांधने के लिए तैयार हूं, मुझे डर नहीं लगता है। मैं सभी ब्राह्मण संगठनों से अपील करती हूं कि एकजुट होने का कार्य कीजिए, सोनी शुक्ला के साथ जुड़िए, जुड़कर आगे बढ़िए। जो दिशा निर्देश होगा आप लोग अपना अपना कार्य बांट लीजिए और स्वयं कार्य करने की शुरू कीजिए। एक जनक्रांति जमीनी स्तर से चालू कीजिए। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये बात कह रही हूं कि जनक्रांति एक कीजिए। जनता, इसमें कोई संगठन की बात ही नहीं है, जमीनी स्तर से काम कीजिए। हर समाज हर वर्ग के लोगों को लेकर चलिए, जाति आधार समान अधिकार कर दीजिए, सभी का समान अधिकार हो जाएगा, सब आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए आदरणीय अनिल मिश्रा जी ने आवाज उठाई, अब मैं तो उनके साथ हूं, आप भी उठाइए। चलिए, मैं अनिल मिश्रा जी के साथ कहूंगी, सभी ब्राह्मणों से अपील करूंगी, जितने भी ब्राह्मण भाई संगठन चला रहे हैं, चलिए अनिल मिश्रा जी के साथ होइए, या तो अनिल मिश्रा जी के साथ होइए उत्तर प्रदेश से। और जितने ये घर घर ब्राह्मण संगठन बने हैं, इनको चलाने से कोई फायदा नहीं, एकजुट होकर आप आवाज उठाइए। एकजुटता में ताकत है, अलग अलग बंटने से बर्बाद हो जाओगे और वाकई धरा से मिट जाओगे, बहुत जल्द मिट जाओगे, और हम लोगों को फिर से एक इतिहास गढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कुलदीप शर्मा जी लिख रहे हैं, हम अनिल मिश्रा जी के साथ हैं। बिल्कुल, अनिल मिश्रा जी ने ना तो वो नेता है, ना तो कोई अधिकारी है, वो एक एडवोकेट है और हमारे आपके बीच से निकले हुए हैं। उन्होंने हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ सोचा है, वो निकले हैं। मैं भी उनके साथ हूं, इसीलिए मैं सभी ब्राह्मण समाज से अपील करती हूँ, एक मंच पर आइए, या तो अनिल मिश्रा जी के साथ होइए, या अनिल मिश्रा जी के साथ नहीं हो पा रहे हैं तो जितने भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बने हैं वो एकजुट होकर एक मंच पर आए। सभी ब्राह्मण संगठन वाले है, दम किसी में नहीं है, अलग अलग बस इतिहास रामायण कहानी अपनी बोलते चले जा रहे हैं। कहने की बात है सब, बस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आज ये चाहेंगे इस पार्टी में घुस जाएंगे, आज चाहेंगे उस पार्टी में घुस जाएंगे, और आज वहां चले जाएंगे। और एक बात बताऊं, कल मैंने देखा था कि आदरणीय मायावती बुआ जी ने एक आवाज उठाई
कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे। क्या हमारे सदन में बैठे और किसी नेता ने आवाज उठाई? और विचार कीजिए, मैं पक्ष नहीं ले रही हूं बहन जी का, बुआ जी का पक्ष नहीं ले रही हूं। हम लोगों ने बीजेपी का भी शासन देखा, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा, हम लोगों ने बसपा को भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा। और इन सब में तय करना आपको सबको है कि हमारे अधिकार के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए, हमारे उसके लिए सबसे अच्छा शासन किसने किया, और खासकर ब्राह्मणों का सम्मान किसने किया। किस पार्टी में, चारों पार्टियां हैं, बड़े दल हैं, चारों पार्टियों में ब्राह्मण को किस पार्टी में सम्मान मिला, ये आप सबसे छुपा नहीं है। आप उनके साथ होइए, उस पार्टी का समर्थन 27 में दीजिए, चुनाव आने वाला है। और अगर नहीं समर्थन दे पा रहे तो चारों पार्टियों को तल्ला छोड़ दीजिए, मैं तो यही कहूंगी। मैं एक ब्रह्माणी होने के नाते, नारी शक्ति होने के नाते मैं ये आप सबके समक्ष ये अपील करती हूं, विचार कीजिए, जिन पार्टियों में अगर हम लोगों को सम्मान है, आपको लगता है कि चारों पार्टियों में हमारा सम्मान है, तो हम लोगों को एक साथ किसी एक पार्टी को तरफ चले जाना चाहिए, और नहीं तो एक विकल्प नया तैयार कीजिए, चारों पार्टियों को त्याग दीजिए, छोड़िए। अगर हमारे लिए बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी का भी तल्ला छोड़ दीजिए। हमारे लिए सपा नहीं कर रही, सपा का तल्ला छोड़ दीजिए। बेशक हमारे लिए बसपा नहीं कर रही है, हम बसपा का तल्ला छोड़ देंगे। और सीधी बात, मैं तो अब 27 का चुनाव जो होगा, और हमारा मुद्दा यही रहेगा, जो पार्टी आरक्षण समाप्त करेगी, ये मैं खुले लाइव मंच से बोल रही हूं, इस बार जो 27 में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, मैं चारों पार्टियों से ये बात कहना चाह रही हूं कि जब आप आरक्षण खत्म कर दोगे, ब्राह्मण उसी पार्टी को समर्थन करेगा, ये मैं खुले मन से कह रही हूं। और नहीं तो उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनकर उत्तर प्रदेश की धरा पर जल्द ही जारी होगा, और हम लोग जल्द ही उस पर विचार विमर्श करके और 27 में अपने ब्राह्मण साथियों को लड़ाने का कार्य किया जाएगा, अपने अन्य लोगों को, सहयोगियों को लड़ाने का कार्य किया जाएगा, इस पर बात की जाएगी। और नहीं तो जो आरक्षण समाप्त करे पार्टी, उसी के हम साथ हैं। हमें क्या चाहिए? है किसी पार्टी में दम आरक्षण समाप्त करने की? आप लोग लाइव पेटल पे हमें लिखें कि ये पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, या जिस पार्टी में हमारे ब्राह्मण समाज को सम्मान मिले, हमारे ब्राह्मण समाज को नेता मिले, अच्छे ब्राह्मण समाज के अधिक से अधिक नेता मिले। किसने दिया नेता? किस पार्टी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण नेता दिए? बताएं आप सब लोग मुझे कमेंट करके। अगर बुआ जी, अगर हम लोगों का सम्मान की होती, बुआ जी ने सम्मान, वैसे तो कार्य अच्छा रहा बुआ जी का, मायावती जी का कार्य अच्छा रहा है। मैं उनके कार्यशैली से तो, खैर उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी है, मेरा विचार ये है कि कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी रही तो बुआ जी के ही राज्य में रही। बाकी कानून व्यवस्था तो हमें हर उसमें डैमेज लगी, बहुत अच्छा कार्य व्यवस्था नहीं रही। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जिन पार्टी ने गिराया, आप सबके समक्ष है, आप लोग विचार कीजिए कि ब्राह्मण समाज को इज्जत किस पार्टी में है। जिस पार्टी में इज्जत है, जितने भी ब्राह्मण संगठन बने हुए हैं, उनसे मैं अपील करती हूं कि एकजुट होइए। 27 का चुनाव आने वाला है, एकजुट होकर एक मंच पर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक मीटिंग कीजिए आप सब लोग। बिल्कुल, एक जो नया नियम आया है उस पर विस्तार से चर्चा मैं कल करूंगी, और उस नियम से आप मुझे अवगत कराएं। हो सकता है हमारे उसमें ना हो। भैया क्या है, विजय प्रकाश दुबे जी बोल रहे हैं, थोड़ा मुझे मैसेंजर पर मुझे लिखकर भेजिएगा क्या नया नियम है या क्या विचार है, या उस पर लिख दीजिए आप लाइव पे, मैं देख लूंगी और सभी का मैं जवाब दूंगी।
तो मैं यही कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, उस पार्टी का अब की 27 में समर्थन किया जाएगा, अन्यथा नोटा दबाया जाएगा। सभी से अपील करती हूं, किसी को वोट मत कीजिए, सिर्फ नोटा दबाइए और नोटा की ताकत को समझिए। मैं यही अपील करूंगी, अपना अधिकार मत खत्म कीजिए, नोटा दबाइए। या तो जो पार्टी होगी आरक्षण खत्म करेगी, वही पार्टी उत्तर प्रदेश में राज करेगी। अगर मुझे बीजेपी पार्टी आश्वासन दे रही है, आरक्षण समाप्त कर रही है, और बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है। अगर बीजेपी चाहे तो आरक्षण कल खत्म हो सकता है, लेकिन बीजेपी चाहेगी नहीं। अगर बीजेपी ने चाह लिया तो आरक्षण समाप्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो युद्ध कलेश हो रहा है समाप्त हो जाएगा। 27 में चुनाव सिर्फ आरक्षण समाप्त पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया जाए, एक देश एक संविधान पे आरक्षण समाप्त हो जाए। गरीब तो हर समाज के लोग हैं। और दूसरी बात, इस बार जो मुख्यमंत्री ब्राह्मण देंगे, जो भी पार्टी चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ऐसी पार्टी का समर्थन किया जाएगा। नहीं तो नोटा दबाइए सब लोग, ये मैं अभी से अपील करती हूं। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी से अपील करती हूं, सिर्फ नोटा का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर हम सब लोगों में ताकत होगी, हम लोग एकजुट हो गए, तो बिल्कुल हमारे साथ सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार आरक्षण समाप्त करेगी। कितना भी बड़ा हम लोगों को आंदोलन करना पड़े, हमारे आगे आदरणीय अनिल मिश्रा जी देखिए निकल पड़े हैं। मैं तो समर्थन में हूं और सभी भारत के सभी ब्राह्मण भाई बहनों से अपील करती हूं कि आदरणीय अनिल मिश्रा के नेतृत्व में SC ST समाप्त करने के लिए, आरक्षण समाप्त करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और जितने ब्राह्मण संगठन बने उनको अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में आ जाना चाहिए। और अगर अनिल मिश्रा तो हम लोगों से बाहर नहीं है, हमारे लोगों के साथ ही रहेंगे, या वो ब्राह्मण संगठन है जितने वो एकजुट होकर एक मंच पर बैठे और किसी एक को, अगर मान लो अनिल मिश्रा जी समर्थन में आपके समझ में नहीं आ रहे, तो अनिल मिश्रा जी आपके साथ जुड़ जाएंगे, ये मैं आश्वासन के साथ कह रही हूँ। लेकिन ऐसा कोई लीडर मुझे उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण, कोई नेता ब्राह्मण आपके नजर में आ रहा हो तो उसका नाम आगे उजागर कीजिए, लिख कर भेजिए मुझे। ऐसी कोई पार्टी है तो मुझे अवगत कराइए, जो पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करे। हाँ, एक बात मैं बहुत अच्छे से कहूंगी, जिस दिन आदरणीय बुआ जी मायावती जी ने ब्राह्मणों का अपमान किया, उन्हें ब्राह्मणों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी, सत्ता से बाहर निकाल फेंका, उखाड़ दिया, उनकी जड़ें खत्म कर दी। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी कि उन्होंने बहुत जिंदा दिली है, शेरनी है वो, मैं उनको शेरनी कहूंगी बुआ जी को, कि बुआ जी ने इतना पक्ष विपक्ष होते हुए ब्राह्मणों की हित की बात कही कि ब्राह्मणों का सम्मान अगर रहेगा, अपमान जो करेगा वो अपमान सहा नहीं जाएगा। उन्होंने ये बात कही और ब्राह्मण हित के लिए वो बात की, बोली, आवाज उठाई, उसके लिए मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ बुआ जी, कि आपने एक नारी शक्ति होकर, एक महिला शक्ति होकर आप बाहर निकली। आप जिस स्थिति में है इस समय, आपके पार्टी के कोई भी मान लो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने आवाज ब्राह्मण हित में उठाई। तो ब्राह्मण, अगर आप आरक्षण समाप्त करने की बात करती हैं बुआ जी, तो मैं पूरे आश्वासन के साथ कहती हूं कि पूरा भारत का ब्राह्मण समाज आपके साथ हो जाएगा और फिर राजगद्दी पर बैठाने का आपको कार्य करेगा। आप इस पर विचार कीजिए सब लोग।
बाकी किसी नेता ने अभी तक किसी का बयान ये नहीं आया कि ब्राह्मण के सम्मान के लिए। अखिलेश जी ने खुशी दुबे जी को प्रोत्साहन राशि दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। लेकिन कई मंचों पर इस पे सोचना रहेगा कि ब्राह्मणों का अखिलेश जी ने अपमान भी किया है। बेशक मेरे भाई हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन हम अखिलेश जी हमारे भाई हैं, मैं राखी भी बांधती हूं, लेकिन मैं अपने भाई को अवगत कराना चाह रही हूं। अगर आप आरक्षण जिस दिन खत्म करा दे, आप ये स्टेटमेंट दे कि मैं आरक्षण खत्म करा दूंगा, आपको साथ सब पूरा समाज हो जाएगा, सवर्ण समाज। लेकिन अगर आप आरक्षण नहीं समाप्त कर सकते, कोई नहीं होगा, कहने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए, आरक्षण तो सिर्फ अगर बीजेपी चाहे तो कल समाप्त कर दे, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं, वो नचाएगी। अभी भाई उत्तर प्रदेश में भी हमारी बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से है, हमारे केंद्र में भी पूर्ण बहुमत से सरकार है, और फिर भी अगर आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। अब की जो चुनाव 2027 का होगा, सिर्फ हमारे अधिकार और हमारे सम्मान के लिए होगा। जिस पार्टी में ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा, पार्टी में ब्राह्मण वही जाएगा, अन्यथा नया विकल्प बनाकर खुद अपने आप खड़ा हो जाएगा। कोई न कोई तो जीतेगा, और नहीं जीत सकता तो हराने की तो क्षमता रखते ही है हम लोग। शेर हैं हम लोग, और शेर के साथ शेरनियां अच्छी लगती हैं, आप सभी जानते हैं। ब्राह्मण हर जात में सर्वश्रेष्ठ है, हर जाति हर वर्ग के लोगों का सम्मान करता है, हर जाति हर वर्ग के लोगों को लेकर चलता है। हम लोगों को जाति में बांटने का कार्य मत कीजिए राजनीति के तौर पर। हम लोग बंटने वाले नहीं हैं, हम सर्व समाज को सिर्फ आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, अपने राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं, अपने देश हित की बात करते हैं, अपने सम्मान के लिए बात करते हैं। और आप लोग मुझे उस पार्टी का नाम जरूर लिखकर बताइए जिस पार्टी में ब्राह्मण का सम्मान बचा है, या जिस पार्टी ने सम्मान किया है, उसी पार्टी को सम्मान दीजिए, उसी पार्टी के साथ जुड़िए, और नहीं तो नोटा दबाइए, और नहीं तो नया विकल्प खड़ा कीजिए। एक व्यक्ति कोई नया विकल्प खड़ा करके खड़ा हो जाए, उसको नेता मान ले, जो हित की बात करे। ऐसे नेताओं के साथ जुड़कर हमारा सवर्ण समाज काम करेगा। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, अपने से बड़ों को प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूँ, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, अगर मेरी सारी बातें आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए, और अपने अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करने का काम कीजिए। यही मेरी अपील है। आप मुझे आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे आप सबके समक्ष अपने विचार जरूर रखती रहूंगी। इसके लिए तो हम स्वतंत्र हैं, और आप सब लोग हमारी बात सुनते हैं। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना स्नेह प्यार दिया, हमें सम्मान दिया, इसकी मैं जीवन भर आभारी रहूंगी, और आप सबको धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि एक बार इन सब बातों पर विचार कीजिए, उसके बाद आप लोग खुद जागरूक होइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए। प्रति आदमी अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए, तो हमें लगता है सरकार झुक ही जाएगी और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं सोनी शुक्ला क्रांति, लखनऊ उत्तर प्रदेश से जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसीलिए मैंने कोई ब्राह्मण संगठन नहीं बनाया। मैं जनहित की बात करती हूँ, जनहित के मुद्दों पर बात करती हूँ, राष्ट्र हित की बात करती हूँ। यही मेरी छोटी सी पहचान है। और कुछ लेख लिखती हूँ, कुछ कविताएं लिखती हूँ, कुछ रचनाएं लिखती हूँ, या सब कुछ सोशल मीडिया पर मैं जो भी करती हूँ वो आप सबके समक्ष उपलब्ध है। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।